8. सरदार जी ने मोंटी को कुत्ते की तरह डुटकार के भगा दिया। हम तुको छोड़ेगा नहीं जी। जो पकड़ के विखा पहले, निकल तेरी माँ दी। अम्मा का गाड़ी नहीं देने का। क्यों? क्योंकि अम्मा नहीं है, मर गया। तो दफा हो जा यहाँ से, वरना तू भी मरा मिलेगा। अय्या, यह चीटिंग है। मेरा 50 चेंज देने का था ना। तेनू दसिया ना, गड्डी च बदबू पर दिया तूने, एयर फ्रेशनर लाना पऊगा। मोंटी गुस्से में घूरने लगा। सरदार जी अपनी टैक्सी साफ करने में लग गए। एक बात बोलेगा? ओ नहीं ओए, कोई गल नहीं करनी मैनू, जा दफा हो। मैं बोलेगा। लंदन में भी टैक्सी वाला सरदार जी होना, पर कभी चीटिंग करता नहीं। सरदार जी ने मोंटी को घूर के देखा और कपड़ा फेंक के उसकी तरफ आए। मोंटी 2 कदम पीछे हट गया। अच्छा जी, तो सुन फिर, इतने दुबई विच भी बड़े सारे मद्रासी हैं, बड़े सारे, लेकिन कोई तेरी तरह दारू पी के हमारी टैक्सी च पाद नहीं मारता। ओके, दैट मीन्स मैं जो भी करना सकता उसका तमिलियन पीपल से कोई रिलेशन नहीं होना सकता। ओए बिल्कुल नहीं ओए फुद्दू, तू एंटिक पीस है बेंचो, जा दफा हो। मोंटी उस गली से बाहर निकला जहां टैक्सी खड़ी थी। सड़क इतनी साफ थी कि मोंटी को जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला। वो थोड़ा और आगे गया तो देखा एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मोंटी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। लेबर्स तो सब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही थे। मोंटी ने उनको 10 दिरहम का एक नोट दे दिया और इशारे से एक ब्रिक मांगी। उन्होंने दे दी। मोंटी वो ईंट उठाकर वापस सरदार जी की टैक्सी के पास आया और एक ही थ्रो में टैक्सी के आगे वाले दरवाजे का शीशा फोड़ दिया। हाँ बेंचो, ऐकी कितना ओए। अपना 50 दिरहम कवर किया, आजा। इतना कहते ही मोंटी देसी कुत्ते की तरह भागा। सरदार जी उसके पीछे भागे। रुक बेंचो। दोनों दौड़ते दौड़ते ट्रैफिक से बचते हुए जबील प्लेस तक पहुंच गए। सरदार जी मोटे थे, उनकी पेट की वजह से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। हाय ओए बेंचो, रुक जा ओए, तेनू प्लीज। मोंटी रुकने की बजाय एक बस में चढ़ गया। उसको नहीं पता था कि ये बस कहाँ जा रही है। उसने टिकट मांगा तो कंडक्टर ने 6 दिरहम में रेड कार्ड दे दिया। मोंटी को एक सीट भी मिल गई। वो आराम से वहां बैठकर बाहर देखते हुए अपना फोन ढूंढने लगा। अय्या, मोबाइल किधर जे? मोंटी का मोबाइल टैक्सी में छूट गया था। यहाँ बुर्ज खलीफा के पास एक होटल रोव डाउनटाउन के एक कमरे में मैं अलार्म की आवाज़ सुनकर उठा। आसपास देखा तो श्रेया नहीं थी। श्रेयू, बाथरूम में है क्या? बाथरूम का दरवाज़ा लॉक नहीं था। सुसु तो मुझे भी आ रही थी। मैं उठा तो देखा टेबल लैम्प के पास एक प्रॉपर नोट पड़ा हुआ था। मैंने पढ़ना शुरू किया। हेलो पार्थिव, सॉरी मैं तुझे बिना बताए जा रही हूँ, बट तुझे साथ लेकर अथर्व को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वैसे भी 2 लोग एक साथ सर्च करें उससे तो अच्छा है कि अलग अलग लोकेशंस पर ढूंढें, तो बेटर हो। मैं जानती हूँ तो गुस्सा करेगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। दुबई में 7 जोन्स हैं, 1 2 3 एंड 7 में देख लेती हूँ, 4 5 एंड 6 तू देख ले। एंड प्लीज़ अब मुझे तब कॉल करना जब अथर्व की कोई न्यूज़ मिले, कोई क्लू मिले या खुद अथर्व मिले। तेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड श्रेया। मैंने पेपर वापस फोल्ड किया और अपना सर पकड़ लिया। कल रात जब बुर्ज खलीफा गए थे तब श्रेया दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसने बहुत बार सिक्योरिटी टीम से रिक्वेस्ट की, पर वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स शो करने के लिए रेडी नहीं हुए, तो श्रेया ने उन्हें ब्राइब करने की कोशिश की। एक लड़का 300 दिरहम में मान भी गया। मैंने दिल पर पत्थर रख के वो पैसे दे भी दिए, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं निकला। एटलीस्ट लास्ट 15 डेज में तो अथर्व बुर्ज खलीफा नहीं आया था। बस इस बात पर मैंने उसे 300 दिरहम खर्च करने और बुर्ज खलीफा लाने के लिए ताने मार दिए तो गुस्सा हो गई और आज सुबह सुबह अकेली ही निकल गई। तभी मेरा फोन बजा। मुझे लगा श्रेया होगी, पर ये तो व्हाट्सएप कॉल पर सुहानी थी। हेलो, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ मोटू, तू कहाँ है? कैसा है? कब आएगा? सारे क्वेश्चंस का आंसर तो नहीं दे सकता, बट ठीक हूँ, ये बता सकता हूँ। ओ
तुझे मिस कर रही हूँ यार। तू आ जा ना, मुझे ले जा यहाँ से प्लीज। वो भंवर सिंह फिर तुझे तंग कर रहा है क्या? नहीं ना, कोई तंग नहीं कर रहा। इनफैक्ट सब बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन मुझे तू चाहिए। आई वॉन्ट यू मोटू। अब मैं इमोशनल होने लगा। ये तो सही ड्रामा हो रहा था। एक तरफ श्रेया मुझे छोड़कर अकेले ही अथर्व हंट पर निकल गई थी और यहाँ सुहानी मुझे बुला रही थी, तो मैं वापस नहीं जा सकता था। आऊँगा बाबू, आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा। अथर्व बस मिलने ही वाला है। मैंने बिना किसी कॉन्फिडेंस के उसको प्रॉमिस कर दिया। वो चुप हो गई। मैं भी कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं था। मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब ना चाय पीने का मन कर रहा था, ना ही रेडी होने की इच्छा हो रही थी। श्रेया इस अनजाने शहर में अकेली ही थी, किसी को ढूंढ रही थी। पता नहीं उसके पास पैसे थे भी या नहीं। मैंने बैग चेक किया। ओह, 2000 दिरहम लेके गई है। श्रेया पहले ही मेरे बैग से माल साफ करके निकली थी। हालांकि उसने कॉल करने के लिए मना किया था, फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने उसे व्हाट्सएप कॉल कर दिया। उसके नंबर पर कॉल लग ही नहीं रही थी। मैंने नॉर्मल कॉल करने की कोशिश की। This service is not active on your number. To activate international calls, please contact to customer care. ये अलग मुसीबत थी। मैं 10 मिनट में होटल से निकल गया। गूगल पर ठीक से समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने एक दुकान से 2 दिरहम का मैप लिया और उसमें जोन्स देखे। मैं अभी जोन 6 में हूँ। मुझे 4-5 के लिए और आगे जाना होगा। अब ट्रैवल करने का सबसे सिंपल तरीका ये था कि मैं टैक्सी पकड़ूं और चल दूं, लेकिन हर जगह 100-200 दिरहम देना मुझे ठीक ना लगा। वैसे ही पैसे बहुत तेज़ी से कम हो रहे थे, प्लस श्रेया भी 2000 चुरा के ले गई थी, इसलिए मैंने मेट्रो में जाने की सोची। अब यह मेट्रो का सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ बस और मेट्रो के लिए सेम कार्ड बन जाता था। इसे ये लोग रेड कार्ड कहते हैं। अब रेड कार्ड से आप कितने जोन्स ट्रैवल करते हो, उस हिसाब से आपके कार्ड से पैसे कटते हैं। ये तो चलो सेम अपनी दिल्ली मेट्रो की तरह ही था, लेकिन दुबई ट्रांसपोर्ट का ये फ़ायदा था कि अगर आप मेट्रो से निकल के 30 मिनट के अंदर अंदर बस पकड़ लेते हो तो आपको मेट्रो का अलग और बस का अलग फेयर नहीं देना पड़ता था। दोनों का कॉम्बो ऑफर मिल जाता था। मैंने 100 दिरहम में रेड कार्ड रिचार्ज कर लिया। अब मुझे मस्त पूरे शहर में घूमना था। अब मैप के हिसाब से रेड लाइन मेट्रो का लास्ट स्टॉप सेंटर पोर्ट था। सेंटर पोर्ट जोन 4 के बहुत पास था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले जोन 4 में अथर्व को ढूंढूंगा, फिर 5 में और लास्ट में इस जगह 6 में। इधर अथर्व और उसके नए दोस्त शब्बीर और बशीर लतीफ़ा मस्जिद पहुंच गए थे। यहाँ भी इन्हें मस्जिद में खैरात बंटवाने का काम दिया गया था। यार, सुबह सुबह इतने सारे बंद सुन के मुझे भूख लगाई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम खा लें और उसके बाद हम गरीबों में बांटें? छी, कैसा बात करता है तू? पहले गरीब का हक है। एक तो पहले ही यहाँ गरीब ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। जब गरीब ढूंढने मुश्किल हो जाए ना, तो तुम दोनों एक दूसरे को ही खाना खिला दिया करो, ठीक है? शब्बीर ने बशीर की तरफ देखा। बशीर ने कंधे उचका दिए। सबसे पहले अथर्व ट्रक से उतरकर हाथ में बस के बड़े बड़े 2 पैकेट्स लेकर मस्जिद के अंदर चला गया। शब्बीर भी ट्रक से उतरने ही लगा था कि बशीर ने टोका। रुक, एक बात सुन। क्या? जल्दी बोल, हम पहले ही लेट हैं। ओहो, ये काफिर है। तुझे कैसे पता? मैंने इससे नाम पूछा। तो इसने अरशद बताया था, मेरे सामने ही पूछा था। नहीं, कभी अरशद बोलता है, कभी अशरफ बोलता है, लेकिन उससे बड़ा सबूत हाथ लगा है। तो जल्दी बोल ना भाई, क्यों खून को उबाल देता है? बशीर ने एक बार चेक किया कि कहीं अथर्व आ तो नहीं रहा। पर जब नींद में इसके अब्बा का नाम पूछा तो पता है इसने क्या बताया? क्या बताया? अमिताभ। अमिताभ बच्चन। मैं भी यही बोला। तो ये कहता है कि शर्मा ले। मैं पूछा मैं क्यों शर्माऊं? फिर बोलता नहीं कुछ। भाई, मुझे तो बहुत शक होता है इस पे। किस बात का शक? तू ही तो बोला था ये हिंदुस्तानी जासूस है भी, तो हमारा क्या जाता है? ओहो नहीं, जासूस नहीं, काफिर। सोच, मस्जिद में आता जाता है ये। तो क्या हुआ? अल्लाह का दरबार तो सबके लिए खुला है बिरादर। शब्बीर ने बड़े स्टाइल से बशीर के कंधे पर हाथ रखा और थपथपा के बोला, ये शाम को सोचेंगे, अभी चल, काम करना है। बशीर ने भी हाँ में सर हिला दिया।
दोनों मस्जिद के अंदर पहुंचे तो देखा अतर पहले से ही सर पे टोपी पहने गरीबों को बन बांट रहा था। देख, काम तो अल्लाह का ही कर रहा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है तुझे? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रे, बस मुझे पता रहे कि ये मुसलमान है कि नहीं। ओहो, पता करके तो क्या कर लेगा? कलेजे को सुकून मिलेगा। तू ना मेरी समझ से बाहर है मेरे दोस्त। जब मैं इस लड़के पर शक करता हूँ तो तू ही इसे बचा लेता है, फिर जब मैं अल्लाह की मर्जी पे छोड़ देता हूँ तो तू मेरे मन में शक ले आता है। हाँ, तो जाहिर है ना, दोनों में से कोई ना कोई चौकन्ना बना रहता है भाई। चला, बातें मत कर, काम करते हैं। सारा दिन काम करने के बाद बशीर, शब्बीर और अथर को एक कोठरी दे दी गई थी। अथर तो इतना थक गया था कि जैसे ही जमीन पर लेटा वैसे ही सो गया। शब्बीर को भी थोड़ी देर में नींद आ गई, लेकिन बशीर 1 घंटे की झपकी लेने के बाद उठ गया। कमरे में ऑलमोस्ट अंधेरा था, बस बाहर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। उसने उतने में ही अंदाजा लगा लिया कि अथर कहाँ लेटा था। बशीर धीरे से उठा और अथर के पास पहुंचा। अथर अपने दोनों हाथ पैरों के बीच में दबा कर लेटा था। बशीर उसके पैरों के पास गया और उसका पैजामा नीचे करने लगा। तभी शब्बीर उठ गया। ओए, क्या करता है तू?